सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेकेड इमॉर्टल वीडियो। और तुम लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताया कि किस तरीके से इस लड़की ने वालिंग को दो चीज़ें थी और फिर से दो चीज़ों में उससे क्यों सुन लेते हो तुम लोग। एक्चुअली में इस लड़की ने यहाँ पे वालिंग को दो दो अटैक्स या फिर टेक्निक्स दी, जिनमें से एक था कि वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक, जिसकी मदद से वो लाखों किलोमीटर दूर आसानी से टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। और इसकी पावर्स इतनी अच्छी है कि वो आराम से किसी भी एक एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर तक को सरपास कर सकती है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन में होने के बावजूद भी। वाली की कल्टीवेशन फिलहाल मिड पर थी, जिस वजह से वो एक स्टेप के अंदर में 50,000 किलोमीटर को ही पार कर पा रहा था, लेकिन फर्दर प्रैक्टिस के बाद वो उसे इम्प्रूव भी कर लेगा। इसके साथ साथ वाली को एक और टेक्निक मिलती है जिसके अंदर में वो अपने शरीर से जिसको स्पाइरल वे में अंदर में अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सभी टेक्निक्स की जो ब्रूटैलिटी है वो भी काफ़ी बेटर हो सकती है। जिस वजह से वालिन ने लास्ट वीडियो के अंदर में इन दोनों को अच्छी तरीके से ऑब्टेन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद वो पहुंच चुका था फाइनल वे में, मतलब जहां पर ऑल सीड उससे अपना दाव का जो भी टीचिंग्स है वो देने वाले थे। वहां पर वाले के साथ में बाकी सभी डिविजन के कल्टीवेटर्स अवेलेबल थे, सिर्फ पर्पल डिवीजन के 3 ही थे वहां पर। और बाकी सबके साथ साथ इसके साथ साथ वहां पे ऑल सीड की भी एंट्री हो गई, जो कि अपना एक बिड़ू को लेके आया था, जो कि कल्टीवेशन अलायंस का था। उसके पास में एक काफी अलग टाइप का बीस्ट नजर आया, जो कि वालिंग की तरफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों, लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो बीस्ट वाली के पास से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो वापस अपने कल्टीवेटर ओनर के पास में चला गया, तो इसके बाद ऑल सीड वहाँ पर अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि मैं 10,000 सालों से भी ज़्यादा सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उन सभी चीज़ों को मैं एज अ डाउट टीचिंग सभी लोगों में बांटता हूँ। आप सभी लोग इसी चीज़ को यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें आराम से समझ में आएगी। किसी भी तरीके की अगर दुविधा हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड ऐसा कहने के बाद उसने वहाँ पे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि 10,000 सालों की कल्टीवेशन में मैंने अब तक इस चीज़ को जाना है कि कल्टीवेटिंग दाव दो वर्ड्स हैं, जिनमें से कल्टीवेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो स्टार्टिंग से लेकर एसिडिक लेवल तक की कल्टीवेशन को ऑब्टेन किया उसे हम लोग कल्टीवेटिंग में कह सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जो कल्टीवेशन है उसे हम लोग दाव के रेफरेंस में मान सकते हैं। इसके साथ साथ दाव जो है वो 3 लेवल्स के अंदर में डिवाइडेड है, इस बारे में उसने बताया। इसी दौरान वहाँ पे एक कल्टीवेटर को हल्की सी डाउट होती है, तो उसने वहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछा और ऑल सीड ने उसका जवाब भी काफ़ी नर्म भरे व्यवहार से दिया। इसके बाद ही वाली ने अपने दिमाग में बस एक चीज़ सोचा था कि जैसा ऑल सीड ने बताया उसके अकॉर्डिंग कल्टीवेटिंग दाव अगर एक्चुअल कल्टीवेशन है, तो मैंने जो सुना था कल्टीवेटिंग पास्ट और कल्टीवेटिंग ट्रूथ, इसके साथ साथ कल्टीवेटिंग दाव, आखिर ये तीनों चीज़ें क्या है। और वालिन के मन में ये जो सवाल चल रहा था उसे ऑल सीड आराम से समझ पाता है। जिसके बाद उसने वहाँ पे वालिन से पूछा कि क्या तुम्हारे मन में कोई दुविधा है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि ऑल सीड अगर किसी से पूछे तो वो किसी के लिए ऑनरेबल चीज़ हो सकती है। और वालिन इतने ज़्यादा ऑनरेबल हो गया कि अब सबकी आंखों में खटकना भी शुरू हो गया। लेकिन वालिन ने अपने मन में जो दुविधा थी उस बारे में पूछा। इसके बाद वहाँ पे ऑल सीड ने बताया कि तुम जो कहना चाहते हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। कल्टीवेटिंग दाव हमारे आगे की कल्टीवेशन है, लेकिन जो कल्टीवेशन थ्रू द पास्ट के बारे में तुम कह रहे हो ये सेलेस्टियल ड्रीम के दौरान थी। लेकिन जैसे सेलेस्टियल ड्रीम हजारों सालों पहले जब पूरी तरीके से तबाह हो गई, तो उसके साथ कल्टीवेटिंग पास्ट और ट्रूथ ये दोनों ही खत्म हो जाती है। इन दोनों को कल्टीवेट कर पाना अभी के दौरान उतना ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सभी लोग कल्टीवेटिंग दाव की तरफ में ही बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वालिन अच्छी तरीके से समझ गया कि आखिर उसका मतलब क्या था। जिसके बाद वहाँ पे वालिन ने पूछा कि आखिर कल्टीवेटिंग दाव की जो थर्ड लेयर है उसके बारे में आपका क्या मानना है, मतलब आखिर में वो है क्या। तो इस बारे में ऑल सीड ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वालिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। तो वहाँ पर ऑल सीड ने बताया कि ये थर्ड लेयर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं पर्सनली नहीं समझ पाया था। इस बात को सुनकर सब लोग चौंक गए कि ऐसा कल्टीवेटर जिसने हज़ार सालों से कल्टीवेट किया इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसे कैसे नहीं पता इस बारे में। लेकिन वहाँ पे ऑल से सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए बताते हैं कि मैं खुद पास्ट के दौरान तुम्हारे जैसे ही कल्टीवेटर था, मुझे भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी जानने की, लेकिन उस दौरान मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं भी जब स्टक हो गया तब मुझे वो मिलता है। और ये वो शब्द सबके मन में बस गूंजने लगा कि आखिर ये है कौन जो कि ऑल सीड को गाइड कर सकता था। इसी दौरान वहाँ पे वो जो कल्टीवेशन अलायंस के एल्डर आए थे, यानी कि हम लोग के एल्डर सुन, इस बात को सुनकर चिड़चिड़ाते और कहते हैं कि तुम फिर से पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। लेकिन सबके मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर ये वो है कौन। इस बारे में सब लोग सोच रहे थे। तो इस बारे में ऑल सीड वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताता, बस उसने इतना कह दिया कि जब मैं एक जगह पर स्टक हो गया था तो वहाँ पर मुझे गाइड करने वाला कोई और नहीं था, तो इसी कल्टीवेटर की वजह से मुझे आगे के रास्ते के बारे में पता चला।
इसी दौरान वहाँ पे उसने बताया कि आज मैं तुम लोगों को एक मीडियम ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल को यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जिसके सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि इस तरीके के सेलेस्टियल स्पेल्स बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं। अगर तुम्हें किस्मत से लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो ये एक मीडियम ग्रेड का है। ऑल्सी ने वहाँ पे बताया कि वो किसी को भी इस स्पेल के बारे में बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसी दौरान हम लोग को एक सीन नजर आता है जहाँ पे होराइजन के पास से एक पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ पे काफी तेजी से बढ़ता है, और ये कोई और नहीं था बल्कि दालुओ सेक्ट का मेन लीडर था। यहाँ पर हम लोग को पता चला कि दालुओ सेक्ट जो है वो हेवेंस फेट सेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर आता है सबसे पावरफुल सेक्ट के अंदर में, वो भी तियानन ब्रांड के ऊपर। मतलब इसका भी औहदा बहुत ज़्यादा है, कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ऑल सीड के पास हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग को पता चला कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हम लोगों का लिंग तियान हो था। वालिन इसे देखते पहले ही नज़र में पहचान लिया, क्योंकि उसने इसे पहले भी देख रखा था, और तो उसके पास में वो जो स्वॉर्ड था वो सर्पेंटाइन स्वॉर्ड था। लिंग तियान हो यहाँ पे ऑलसीर को आगे ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद उन लोगों के बीच थोड़ी सी चिट चैट हुई, और वहाँ पर ऑलसीर ने बोला, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं सभी लोगों को सिखाने वाला था कि एक मीडियम ग्रेड के सेलेस्टियल स्पेल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर करूँ, तो प्लीज़ इसे डिफेंड करना। इसी दौरान हम लोगों को पता चलता है कि लिंग तियान हो के पीछे में उसी के सेट के तकरीबन 10,000 और भी डिसाइपल्स आए थे, और वो सभी लोग वहाँ पे खड़े थे लिंग तियान हो के साथ में। इसके बाद ऑलसीर ने जब वो हमला करना वहाँ पे शुरू किया, तो यहाँ पर लिंग तियान हो ने भी अपने किलिंग बीस्ट को निकाल दिया। तुम लोगों को पता है कि ये किलिंग बीस्ट एक वालिंग के पास में भी है। तो जैसे ही वो किलिंग बीस्ट वहाँ पे अपीयर होता है, तो वालिंग के सोल फ्लैग के अंदर का किलिंग बीस्ट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने लगा। ऐसा मानो लग रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएगा सिर्फ उस किलिंग बीस्ट की प्रेशर की वजह से। लेकिन वांगलिन अपने मिलियन सोल फ्लैग का यूज़ करके वहाँ पर उसे दबा के रख देता है, वरना शायद से लिंग तियान हो को पता चल जाता इस किलिंग बीस्ट के बारे में, तो शायद से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसी दौरान वहाँ पे ऑलसीर ने फाइनली उस हमले को किया, लेकिन यहाँ पे जो किलिंग बीस्ट था वो उस सेलेस्टियल स्पेल की जो भी प्रेशर थी उसको झेल नहीं पाता, और वो वहाँ पर वापस चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे लिंग तियान हो ने उस वर्ड का इस्तेमाल किया उस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये हमला एक्चुअली में कोई अटैक नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेल है जो कि किसी भी कल्टीवेटर को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर देता है। और चौंको मत, हाँ पता 2-3 एपिसोड से सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही सुन रहे, लेकिन इसी तरीके का सीन था। यहाँ पर लिंग तियान हो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे में यानी कि ऑलसीर के पीछे में एक बड़ा सा वोटेक्स टाइप का क्रिएट होता है, एंड उसके अंदर में लिंग तियान हो के जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग कंट्रोल खो देते हैं, और एक ही बार में उसके अंदर में अब्जॉर्ब हो गए। जिसके बाद वहाँ पे 10,000 डिसाइपल्स की जो भीड़ थी वो एक ही नज़र में गायब हो गई। इस चीज़ को देख के वहाँ पे लिंग तियान हो थोड़े से गुस्सा हुए, और उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाते हुए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बनाए, और उसने ऑलसीर से कहा कि आखिर मेरे डिसाइपल्स हैं कहाँ, उसे जल्द से जल्द लौटा दो। जिसके बाद ऑलसीर यहाँ पे रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। लेकिन इसी दौरान तक लिंग तियान हो वहाँ पे गुस्से होने लगे थे। तभी वहाँ पे ऑलसीर ने उसे बताया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी गए हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। इसके बाद ही इस स्पेल का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो खत्म हो गया। इस दौरान तक कई सारे कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे इस चीज़ को सीखने का ट्राई किया, लेकिन कई सारे कर भी पाते और कई सारे नहीं भी। और वांगलिन के लिए पहली बार में से सीख जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसे काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। इसके बाद ही यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रिसेप्शन था वो आगे की तरफ बढ़ता है, और लिंग तियान हो भी उसमें अटेंड करने लगे। वहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी डिविजन्स के अंदर में ट्रू डिसाइपल्स है, सिर्फ 2 डिविजन्स को छोड़ के, जो कि था एक येलो और दूसरा था हम लोगों का पर्पल। तो सबसे पहले वहाँ पे ऑलसीर ने येलो डिवीजन के लिए एक ट्रू डिसाइपल सिलेक्ट करने का प्रोग्रेस किया, जिस वजह से वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स आगे आए जो कि उसके लिए नॉमिनेट होना चाहते थे। तो एक एक करके सभी लोगों ने वहाँ पे मना कर दिया, सिर्फ वहाँ पे 2 लोग टिके हुए थे, जिनमें से एक सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था उस पूरे डिवीजन का, और दूसरा एक ऐसा कल्टीवेटर था जिसे अभी अभी ऑलसीर ने गिफ्ट दिया। मैंने इस बात को नहीं बताया कि वहाँ पर जब कल्टीवेशन अलायंस के एल्डर्स सुन आए थे, तो उन्होंने एक छोटा सा स्वॉर्ड लेके आया था जो कि ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। तो वो स्वॉर्ड जैसे ही उन्होंने ऑलसीर को दिया, तो ऑलसीर उसे लेके येलो डिवीजन के इसी कल्टीवेटर को दे देते हैं। तो ये कल्टीवेटर वहाँ पे खड़ा था नॉमिनेट होने के लिए। तो जो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था उसने वहाँ पे बिना लड़े ट्रू डिसाइपल का जो पद है वहाँ पे त्याग दिया, जिस वजह से ये कल्टीवेटर जिसे स्वॉर्ड मिला था वो वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रू डिसाइपल बन जाता है। वायलिन इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था, और वो बस सोच रहा था कि आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर ट्रू डिसाइपल के पद को क्यों छोड़ देगा, जिस वजह से उसे ये बात यहाँ पे खटकने लगती है। इसके बाद ही बारी आ चुकी थी पर्पल डिवीजन की। ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ 3 ही कल्टीवेटर्स अवेलेबल थे, जिनमें से बाईवी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे 4th सिस्टर का नाम हम लोगों को पता चला कि इसका नाम शाओ ही मिंग है। उसने यहाँ पे बताया कि वो इस डिसाइपल के पद के लिए नहीं त्यागना चाहती, बल्कि वो इसके लिए लड़ेगी। और वांगलिन यहाँ पे सीधा कह देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनकर वहाँ पे सब लोग चौंक गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता था कि वांगलिन को वहाँ पे ट्रू डिसाइपल सिलेक्ट करने के लिए ऑलसीर ने खुद ही कहा था
इसके साथ साथ यहाँ पर सबको लगता था कि वालिन जितना ज़्यादा एरोगेंट है वो कभी भी ट्रू डिसाइपल के पद को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका ये डिसीजन सबको चौंका देता है, इंक्लूडिंग ऑल सीड। यहाँ पर ऑल सीड के दिमाग में कुछ खटकने लगती है, जिस वजह से उसने यहाँ पर कहा कि एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करो, मैं तुम्हें एक इंसेंस का टाइम देता हूँ कि तुम सोचिए बता तुम्हें करना क्या है। तो वालिन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर वो बैटल नहीं करता तो उसे फोर्स किया जाएगा ही, जिस वजह से उसने कहा कि ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू होती है। तो यहाँ पर फोर्थ सिस्टर बोलती है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रू डिसाइपल के पद में, लेकिन मुझे वो तुम्हारा डेमोनिक प्रेशर चाहिए जिसकी मदद से मैं अपनी आगे की कल्टीवेशन कर पाऊंगी। तो वहाँ पे मालिन बोलता है कि अगर तुम्हें ट्रू डिसाइपल का पद चाहिए तो वो ले लो, लेकिन मैं एक रत्ती भी तुम्हें ये डेमोनिक प्रेशर नहीं देने वाला, क्योंकि जब उसने वो टेक्निक को सीखा था तब उसने सेतुनान से प्रॉमिस किया तो वो ये टेक्निक किसी को भी नहीं बताएगा। इसके साथ साथ उसकी जो ऑरा है वो किसी को पास आउट भी नहीं करने वाला। इन दोनों की बैटल वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जब इन लोगों ने कई सारे ब्लूज को वहाँ पे एक्सचेंज किया तो वहाँ पे शाओ मिंग देखती है कि किस तरीके से वालिन ने उन दोनों टेक्निक को सिर्फ कुछ ही दिनों नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी घंटों के अंदर में पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। इसे देख के ऑफकोर्स वो वहाँ पे चौंक जाती है, लेकिन तभी उन लोगों की फाइट और भी ज़्यादा जब इंटेंस होती है, वहाँ पर अचानक से कल्टीवेटर अपीयर होता है और इस कल्टीवेटर को देख के वहाँ पर फोर्थ सिस्टर पीछे की तरफ हट जाती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि सिक्स्थ ब्रदर थे, जो कि अचानक से कल्टीवेट करने के लिए कहीं और चले गए थे और फिलहाल उसी तरफ पे फंसे हुए थे। तो सबको लग रहा था कि ये वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे अचानक अपेयर हुए तो उसे देख के सब लोग चौंक गए, इंक्लूडिंग ऑल सीड। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कहाँ पर था। तभी वो वहाँ पर ऑल सीड को क्लैरिफिकेशन देता है कि उसने कल्टीवेशन बहुत सालों पहले ही कर ली थी, बस रास्ते में उसे एक ऐसा ट्रेजर मिल गया जिससे वो पाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। उसने बताया कि ये एक 7 कलर्ड फ्लावर है, उसके बारे में पूरी स्टोरी उसने बताई। जिसके बाद एल्डर सुन ने वहाँ पे बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ट्रेजर है और कल्टीवेशन अलायंस के अंदर में इसकी रैंकिंग्स 93rd पर आती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो तुम यार काम ये काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, तो तुम इसे रख लो। इसके बाद ऑल सीड ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और वो 7 कलर का था, जिस वजह से वहाँ पे ऑल सीड उससे और भी कर लेता है क्योंकि उसको सतरंगी चीज़ें पसंद है। इसी दौरान यहाँ पे उसने बोला कि मैं ट्रू डिसाइपल के पद के लिए लड़ना चाहता हूँ और वाली वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब अब यहाँ पे उस लड़की ने भी बैकअप कर लिया है, तो इन दोनों के बीच में बैटल होगी। यहाँ पर वाली अच्छी तरीके से समझ सकता था कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो बाकी सबके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ऑलमोस्ट एसिडेंट लेवल के अंदर में एंटर कर चुका है। जिसके बाद यहाँ पे वालिन उस फाइट के लिए तैयार था क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि मुझे ट्रू डिसाइपल का पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार भी नहीं मानना चाहता। जिस वजह से वहाँ पर उस कल्टीवेटर ने कहा कि सिक्स्थ ब्रदर चलो हम लोग फाइट करना शुरू करते हैं। जिसके बाद उनकी जो फाइट थी वो वहाँ पे शुरू हो गई। वालिन ने यहाँ पर 1 बिलियन सोल ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि गॉड्स लिंक चैरिट को निकाल लिया। इसके साथ साथ उसने कई सारे डिमोनिक फिंगर और कई भी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टिल वो कल्टीवेटर एक अर्ली एसिड लेवल पर था, जिस वजह से उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी और वो वालिन को पीछे धकेल दे रहा था बार बार। वालिन ने वहीं पे इस्तेमाल किया वो 9 सर्कलिंग, वो जो है ना टेक्निक जिसके अंदर में सभी स्पायरल्स को क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, और उसने यहाँ पर लिटरली 5 से 6 सर्कल्स को क्रिएट कर दिया था। और हमने लास्ट वीडियो में जाना कि सिर्फ 3 तक ही वो कर पाता उसकी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने जब यहाँ पे 6 किया तो इस चीज़ को देख के सब लोग वहाँ पे चौंक गए, इंक्लूडिंग वो सिस्टर जिसने उसे ये स्पेल दिया था। इसी दौरान वहाँ पे एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ 6 ही क्रिएट कर सकते हो, तो क्यों ना मैं अपनी प्रेशर को दिखाऊं। इसके बाद उसने यहाँ पे क्रिएट किया तकरीबन 9 सर्कल्स को। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वालिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को पता था कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिस वजह से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और वहाँ पे उस 9 सर्कल्स की पावर्स को वालिन झेल नहीं पाता और वो पीछे की तरफ बैकअप हो गया। और वो जैसे ही बैकअप होता है तो उसने वहाँ पर क्या दिया, आई गिव अप। जिसके बाद यहाँ पे ऑल सीड अनाउंस करते हैं कि अब वो जो ट्रू डिसाइपल है वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग का 6th ब्रदर बनेगा, और वालिन फिलहाल ट्रू डिसाइपल नहीं है, सिर्फ एक को डिसाइपल है। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।